Anything which occupies space and has mass is known as matter. और एनर्जी क्या है? इट्स एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क. काम करने की जो सलाहियत है उसे हम एनर्जी कहते हैं. एंड दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ओनली टू टाइप ऑफ थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी. एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में हमें मिलती है. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट इज एनर्जी. मीन एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. ये फॉर्म्स एक दूसरे में कन्वर्ट भी होते हैं, चेंज भी होते हैं. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. और अगर हम मैटर को देखें, दो क्लासेस में कैटेगराइज होता है. देयर आर टू टाइप ऑफ मैटर, लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर. लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? लिविंग मैटर possess लाइफ और नॉन लिविंग मैटर डज नॉट possess एनी लाइफ. तो सवाल ये उठता है, लाइफ है क्या? एक्चुअली देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लाइफ. लाइफ की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं. कुछ प्रोसेस से हम मालूम करते हैं कि दिस मैटर possess लाइफ. वो कौन से प्रोसेस हैं जिनसे हमें पता चलता है कि दिस मैटर possess लाइफ? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, reproduction, sensitivity. Through these process we can detect that matter possess a life. हमें इन प्रोसेस से पता चलता है कि इसको लाइफ है. अगर जिस मैटर में ये प्रोसेस ना होते हों तो हम उसे नॉन लिविंग मैटर कहेंगे. यू नो, लिविंग मैटर का जो बुनियादी यूनिट है वो है सेल. सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. वो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किसका? सभी लिविंग थिंग्स का. लिविंग थिंग्स को हम ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. तो हम डेफिनेशन ऐसे भी बना सकते हैं सेल की. सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और यू नो, सेल का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो रॉबर्ट हुक ने इन 1665. कब दिया था? 1665. ही ऑब्जर्व द कॉर्क. He observed the cork and he observed that the cork is made up of small chambers. इन्होंने देखा कि कॉर्क जो है स्मॉल चैम्बर्स की बनी हुई है और उन्होंने इस चैम्बर्स को नाम दिया सेल. और सेल हम खुली आंख से नहीं देख सकते, इसलिए ये मुमकिन नहीं था सेल को डिस्कवर करना विदाउट माइक्रोस्कोप. क्योंकि विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट ऑब्जर्व द सेल. सेल की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सेल में ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, ये हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते विदाउट माइक्रोस्कोप. सो सेल की डिस्कवरी के लिए ये लाजम था कि माइक्रोस्कोप इन्वेंट की जाए. तो 1610 में गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप इन्वेंट की. माइक्रोस्कोप जो है वो ग्रीक वर्ड है. माइक्रो मीन स्मॉल, स्कोप मीन सी, मीन द डिवाइस विच इज यूज टू सी द स्मॉल थिंग्स. वो डिवाइस जिससे हम टिन्नी थिंग्स को, छोटी चीज़ों को, वो चीज़ें जो हम खुले आँख से नहीं देख पाते उनको हम ऑब्जर्व कर सके, उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप इन्वेंट 1610 में गैलीलियो ने की और आफ्टर फ्यू डेकेड रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल. अच्छा, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इन्वेंट और डिस्कवर में क्या फ़र्क है?
द थिंग विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, कुदरत की बनाई हुई चीज जो पहले ही मौजूद हो, हम अगर उसको एक्सप्लोर करते हैं, उनका वजूद पहले ही मौजूद हो, जैसे हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, देन वी यूज वर्ड डिस्कवर फॉर दैट। अगर वो चीज़ पहले मौजूद नहीं और कोई कोई तख्लीक कर रहा हो, पहली बार तख्लीक कर रहा हो, देन वी यूज इन्वेंट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द यूजेज ऑफ इन्वेंट एंड डिस्कवरी। तो डेफिनेशन सेल की क्या बनेगी? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल की बनी हुई हैं। और सेल परफॉर्म्स मैनी एक्टिविटीज टू कीप द लिविंग थिंग्स अलाइव। जो भी एक लिविंग थिंग्स में प्रोसेस होते हैं, जैसे हमने लाइफ प्रोसेस पहले डिस्कस किए, डाइजेशन, मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, दिस ऑल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सेल। ये सभी प्रोसेस एक सेल में भी होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम सेल। लाइफ जो स्टार्ट होती है कहाँ से होती है? सेल से होती है। क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल की साइज का हो सकता है? हाँ, उसकी बॉडी जो है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सेल की भी बनी हुई हो सकती है और मैनी सेल्स की बनी हुई हो सकती है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम खुले आँख से नहीं देख पाते, बिकॉज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, तो हम उसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, दीज आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सच एज बैक्टीरिया, सम yeast, algae, plasmodium, amoeba, so these all are the made up of single cell। सभी organisms को हम कहेंगे these are the microorganisms because their body is made up of single cell and we cannot see it with the naked eyes, we see such organism with the help of microscope। तो हम इन सभी ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाते हैं, इसलिए हम इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगला जो टॉपिक है वो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ऑन बेसिस ऑफ सेल्यूलर लेवल, अगर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करें तो ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाई होते हैं दो कैटेगरीज में। एक होता है यूनिसेल्युलर और दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम इस वर्ड पे गौर करें, यूनी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, बोथ आर द ग्रीक वर्ड्स। These are the two type of organisms on basis of cellular level। Unicellular Greek word है, uni mean one, cellular means cell, organism mean living। So microscope, this is construction of the microscope। ये आप जो ये इनकी MCQs के हवाले से इनकी लेबलिंग याद कर लें कि ये कौन सा पार्ट है। इनकी लेबलिंग में से MCQs बन सकते हैं, डिज़ाइन हो सकते हैं, इसलिए एक नज़र आप इनकी लेबलिंग पे डाल लें क्योंकि यहाँ से भी MCQs डिज़ाइन हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इनसाइड द टिपिकल एनिमल सेल। एनिमल सेल में कौन कौन से पार्ट्स हैं और सेल के बुनियादी जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं। सेल प्लांट का हो, पांचों किंगडम्स में से किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल हो, उनके बुनियादी जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं तीन। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है सेल मेम्ब्रेन और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म और तीसरा जो कंपोनेंट है वो न्यूक्लियस है। ये तीन बुनियादी कंपोनेंट सभी सेल्स में मौजूद हैं। These are the basic components of the cell। ये किसी भी किस्म का सेल हो उनमें ये तीन बुनियादी कंपोनेंट जरूर होंगे, वो चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है?
साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, और बाकी कौन कौन से पार्ट्स एनिमल सेल में मौजूद हैं, हम ये चीज़ें सब डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन इज आउटर लेयर ऑफ दिस सेल। सेल का जो बाहर का लेयर है, जो झिल्ली है, उसे हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यूनिटर मेम्ब्रेन भी है। ये भी एमसीक्यूज डिजाइन हो सकते हैं यहाँ पे। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यूनिटर मेम्ब्रेन। दिस लेयर सेपरेट्स the internal environment of the cell from external environment of the cell. So cell membrane की अगर composition देखें, cell membrane is made up of conjugated molecule, लिपोप्रोटीन, मीन लिपिड्स एंड प्रोटीन आपस में मिलेंगे तो एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन। मीन ऑल मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स। जो भी मेम्ब्रेन्स हों सेल के या सेल के ऑर्गेनेल्स की, वो सभी लिपोप्रोटीन की बनी हुई हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इट सेपरेट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट कवर्स द साइटोप्लाज्म। ये जो है साइटोप्लाज्म को क्या करती हैं? कवर करती हैं। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये साइटोप्लाज्म को क्या करती है? कवर करती है। इट गिव्स द शेप टू सेल, और सेल को शेप देती है। सेल मेम्ब्रेन गिव्स द शेप टू सेल। सेल को शेप देती है सेल मेम्ब्रेन, और इट इज इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट। वो ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं। सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के दौरान ये पार्शली परमिएबल है। पार्शली परमिएबल को हम डिफरेंशियल परमिएबल भी कह सकते हैं। मतलब कि ये कुछ चीज़ों को अलो करती है इन एंड आउट मूवमेंट के लिए। सभी चीज़ें सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट नहीं हो सकती। वेरी सिलेक्टेड थिंग्स कैन मूव इन एंड आउट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटीरियल, बट इट इज पार्शियल परमिएबल। ये जो है पार्शियल परमिएबल है। इट अलोज टू पास सम सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंसेस को पास करती हैं और कुछ को स्टॉप कर देती हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे? पार्शियल परमिएबल। अगर ये सभी चीज़ों को अलो करती तो हम इन्हें कहते हैं परमिएबल, बट इट्स नॉट परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ पार्शियली परमिएबल, डिफरेंशियल परमिएबल। साइटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो मटेरियल मौजूद है, ये येलो टाइप मटेरियल जो मौजूद है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच वाला जो जेली लाइक सब्सटेंस है, हम इसे क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक एमसीक्यूज डिज़ाइन होगा। इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस। ये जो है जेली लाइक सब्सटेंस है। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। कहाँ पे मौजूद होगा? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस के ऊपर भी एक लेयर होता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। बिकॉज इट्स अ मेन मेटाबॉलिक सेंटर। सेल में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो सभी साइटोप्लाज्म में होते हैं। मतलब कि यहाँ पे सभी रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। ऑल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। जो भी रिएक्शंस होते हैं वो सभी के सभी कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है? बॉडी रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिकली हम वी यूज द वर्ड मेटाबॉलिज्म। बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें बनती हैं या कुछ चीज़ें टूटती हैं, हम उसे क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शंस।
अगर हम कैटेगराइज करें तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दो टाइप हैं, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। और कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस से क्या मुराद है? जब चीजें आपस में जुड़ें और एक कॉम्प्लेक्स किस्म का सब्सटेंस बने, मतलब कि चीजें बने सिंपल यूनिट से, सिंपल रिएक्टेंट से, मोनोमर्स से पॉलीमर्स बने, तो हम उसे कहेंगे एनाबॉलिक रिएक्शंस। अगर ये पॉलीमर्स कॉम्प्लेक्स चीजें टूटें सिंपलर वंस में, तो हम उसे कहेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबोलिज्म। इन दोनों कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म को इकट्ठे क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सभी के सभी जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो वहां कहां पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। बिकॉज साइटोप्लाज्म में काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, काफ़ी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स करते हैं, जैसे सच एज नोज, आईज, ईयर्स, हार्ट। इंटरनल ऑर्गन्स भी मौजूद हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियास। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वैसे ही बिल्कुल सेल के साइटोप्लाज्म में भी सेल के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे वैक्यूल और न्यूक्लियस जो है, वैक्यूल और न्यूक्लियस, दीज आर द टू टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स को हम सेल फैक्टरीज भी कहते हैं, बिकॉज दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, लाइक हार्ट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन आवर बॉडी, लिवर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, different organs perform different functions, different organelles perform different functions, like organs, different organelles perform different functions in cytoplasm. अब जो अगला कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एनिमल सेल में जो होता है वो बिल्कुल सेंटर पे होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में ब्रेन है, ब्रेन हमारे सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। All activities are controlled by our brain. All activities are controlled by our brain. Like a brain, nucleus control all activities of the cell. सेल में जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, उन सभी की वे जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कंट्रोलिंग साइट इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। सेल में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन पे कंट्रोल करने वाला मेजर ऑर्गेनेल जो है न्यूक्लियस है, उसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस को हम कहेंगे इट्स अ ब्रेन ऑफ अ सेल, बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द सेल। सेल में जो भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं उन सभी पे कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस के ऊपर भी उनका लेयर होता है। ये जो रेड कलर का लेयर मौजूद है न्यूक्लियस के ऊपर, इन्हें हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसको न्यूक्लियर इनवलप भी कहेंगे। यहाँ से भी एमसीक्यूज डिजाइन हो सकता है। और एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे होता है। न्यूक्लियस में अगर हम डिटेल में देखें तो न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स का नंबर कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल लें तो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो 23 पेयर्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। कितने? 23 पेयर्स। क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? These are the thread like materials, thread like structures, धागे नुमा चीज़ें होती हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स से कहाँ पे? ऑफ स्प्रिंग्स में। ऑफ स्प्रिंग्स, we use the word ऑफ स्प्रिंग्स फॉर द न्यू बेबी। जो औलाद है, जो अगला नस्ल है, उनके लिए हम ऑफ स्प्रिंग वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ से? पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग। बिकॉज दिस क्रोमोसोम स्टोर्स द केमिकल इंस्ट्रक्शंस। इन क्रोमोसोम्स में कोडिंग होती है,
जो सेल के फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। क्रोमोसोम्स में क्या होती है? कोडिंग फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेल। सेल के फंक्शनिंग के लिए क्रोमोसोम्स में क्या होती है? कोडिंग होती है। इन क्रोमोसोम्स के थ्रू ही ये जो करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं कहाँ पे? ऑफ स्प्रिंग में, जिसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस मीन द ट्रांसफर ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। पेरेंट्स से जो ट्रांसफर हो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिंग में, इसको हम क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस। सो द क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है कहाँ, किसके लिए? इनहेरिटेंस के लिए। यहां पे आप नोट कर लें कुछ चीजें। अच्छा, द सेल इन एनिमल हैव ऑलमोस्ट सेम साइज। एनिमल जो सेल हैं जो भी हों, उनकी साइज जो है वो सेम है। वो चाहे सेल एलिफेंट का हो, वो चाहे सेल एलिफेंट का हो या माउस का हो, इनकी जो साइज होगी वो क्या होगी? सेम होगी। देखा जाए तो एलिफेंट जो है वो ह्यूज लार्ज मैमल है, और माउस एज कम्पेयर टू हेल्प वो स्मॉल इन साइज है, मगर इन दोनों की जो सेल्स की साइज है वो सेम है। ऑर्गेनिज्म की साइज डिफरेंट ज़रूर है, एलिफेंट बड़ी साइज की, माउस जो है वो स्मॉल साइज का है, मगर इनके सेल्स की जो साइज है वो सेम है। ऑल एनिमल सेल्स हैव अ सेम साइज। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि सेल के साइटोप्लाज्म में स्पेसिफिक फैक्टरीज मौजूद हैं, जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम्स। न्यूक्लियस खुद ऑर्गेनेल है जो सेंटर पे होता है, प्रोक्सिसोम, गोल्जी बॉडीज। दिस ऑल आर द ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। मगर आपके सिलेबस में जो डिस्कस किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल्स को किया गया है। वैक्यूल्स क्या हैं? दीज आर दी स्पेसेस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में खाली स्पेसेस मौजूद होते हैं जिनमें जिनमें एयर मौजूद होती है, लिक्विड मौजूद होता है और फूड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो उन स्पेसेस को हम क्या कहेंगे? वैक्यूल्स। एनिमल सेल में वैक्यूल्स का नंबर न्यूमरस होता है, मतलब कि मैनी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में काफ़ी वैक्यूल्स मौजूद होते हैं छोटे छोटे साइज के। काफ़ी स्पेसेस में एयर मौजूद हो तो हम उनसे कहेंगे एयर वैक्यूल, और लिक्विड मौजूद हो तो हम कहेंगे वाटर वैक्यूल। अगर फूड मौजूद हो तो हम उसे कहेंगे फूड वैक्यूल। अगर उसमें वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद हो तो हम उसे कहेंगे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। मतलब कि डिफरेंट सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन सच स्पेसेस। इन स्पेसेस में डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, स्टोर होते हैं। मतलब कि इनका फंक्शन क्या होगा? स्टोरेज डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस इन वैक्यूल। हाँ, प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो एक होता है और सिंगल होता है, मतलब कि और लार्ज साइज का होता है। इन प्लांट सेल देयर इज लार्ज सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट, जिसकी वजह से प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर पे नहीं होता। वैक्यूल के पुश होने की वजह से वो साइड पे चला जाता है। इन प्लांट सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट अ साइट, साइड पे होता है, नियर सेल वाल होता है, नियर सेल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि प्लांट में जो वैक्यूल होता है वो लार्ज साइज का होता है, जिसके फोर्स की वजह से वो साइड पे ढकेल जाता है, मतलब कि साइड पे हो जाता है। इज इट क्लियर?